अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्यादि न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो धीरे धीरे सियासी सरगर्मियां भी जारी हो चुकी है। कहीं खेल कूद के बहाने तो कहीं सामाजिक खिदमत तो कहीं सकाफती प्रोग्रामों के जरिए अपने आप को मीडिया अखबारों में झांकने की कोशिश मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से की जा रही है। अब इन तमाम सरगर्मियों में मुसलमानों का क्या किरदार हो सकता है या फिर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा की बहस भी जारी हो चुकी है। अगर बेलगाम जिले का अंदाजा लिया जाए तो मुसलमानों का फीसद तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों की सियासी अहमियत भी कितनी है इसे भी समझने की जरूरत है। बेलगाम जिला में कुल 18 हल्के यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इससे पहले मुसलमानों के एमएलए बेलगाम जिला में हुए हैं और अगर हाल ही में देखा जाए तो बेलगाम नॉर्थ से जनाब फिरोज सेठ 2 बार बतौर रुकन असेंबली मुंतखब भी हो चुके हैं। फिर मोदी लहर भी आई और मजहबी तशद्दुद का कार्ड कामयाबी के साथ भाजपा खेलती रही, जो आज तक देखा जा रहा है। बेलगाम जिला में सबसे ज्यादा मुस्लिम हल्के के तौर पर बेलगाम नॉर्थ ही है। यकीनन इससे पहले शाहजहां डोंगरगांव अथनी से एमएलए बन चुके हैं, लेकिन सियासी तब्दीलियां इतनी तेजी से होती गई कि कांग्रेस की कश्ती अब अपने वजूद के लिए कोशिश कर रही है। अक्सर मुसलमानों की शिकायत ये रही कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता। पहले ये शिकायत जायज थी कह सकते हैं, लेकिन अब हर जगह से मुसलमानों को हटाने की कोशिश जारी है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी कई जगह पर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती दिखाई दे रही है। फिर कांग्रेस पार्टी आपसे इख्तलाफात में भी मुलव्विस है और उसकी वजह से भी कांग्रेस कमजोर भी बनती जा रही है। बेलगाम नॉर्थ में मुस्लिम तकरीबन 37% के करीब हैं और यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार जरूर जीत सकता है, लेकिन भाजपा का बढ़ता क्रेज और कांग्रेस में आपसे इख्तलाफात के चलते फिरोज सेठ को हार का मुंह देखना पड़ा था। अनिल बेनके जो भाजपा उम्मीदवार थे, इनको जीत मैसर हुई। फिर भी फिरोज सेठ को अक्सर मुस्लिम और दिगर वोटरों ने वोट किया। पहली मरतबा तकरीबन 42,000 के करीब वोट के साथ जीत दर्ज की गई थी, तो दूसरी मरतबा 45,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की गई थी। 2018 में 62,000 से भी ज्यादा वोट तो हासिल हुए, इसके बावजूद भी हारना पड़ा, यानी हारने के बावजूद भी मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। वैसे 2023 चुनाव नजदीक है तो क्या फिर से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनी है, इस पर भी बहस जारी है। भाजपा में भी कुछ आपसी मतभेद होने की बात कही जा रही है। किरण यादव को उम्मीदवारी दी जा सकती है या किसी और को बतौर उम्मीदवार उसका नाम जाहिर किया जाएगा, इस पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है। कांग्रेस में यकीनी तौर पर फिरोज सेठ को या किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को जरूर टिकट दिया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पर पहले से ही आपसे इख्तलाफात में मुलव्विस कांग्रेस लीडर क्या खुद ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि भाजपा को बड़े ही आसानी के साथ इख्तिदार तक पहुंचाने का काम खुद कांग्रेसियों ने ही किया है। कोई अपने आप को कट्टर कांग्रेसी कहता है तो इन्हीं के पार्टी का लीडर जो भाजपा में जा चुका है वो कहता है कि हम तो बचपन से ही आरएसएस में थे। अब गोडसेवादी और गांधीवादी का फर्क करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ सियासी लीडर अपनी जाति दुश्मनी को इस हद तक भी निभाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने के लिए किसी और पार्टी से अपने ही उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस में और कितने भाजपा हिमायती मौजूद है इसका अंदाजा लगाना भी उतना ही मुश्किल है। ग्रामीण में कभी भाजपा की पकड़ हुआ करती थी और संजय पाटिल ने जीत भी दर्ज की थी, पर अब वहां कांग्रेस के लक्ष्मी हेब्बारकर ने इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली है कि अब भाजपा तो क्या कांग्रेस के भी कुछ लोग जो इन्हें गिराने में लगे थे अब नहीं गिरा सकते। लिहाजा लक्ष्मी हेब्बारकर को हराना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन ही होता जा रहा है, समझ लीजिए। इसी तरह खानापुर में भी अंजलि निंबाळकर मराठी वोटरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो चुकी है। यहाँ भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। मुस्लिम वोट बैंक यहाँ भी कांग्रेस के हक में वोट कर सकते हैं। मुसलमान यहाँ बहुत कम तादाद में है। मुसलमानों का यहाँ तकरीबन 24% वोट है, यानी कि पूरे खानापुर का अगर जायजा लिया जाए तो खानापुर में मराठी वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है और अंजलि निंबाळकर खुद मराठी होने की वजह से मराठी वोट भाजपा की बजाय अंजलि को कर सकते हैं, ऐसा कयास है। चिक्कोडी में भी मुस्लिम वोट 28% के करीब है। गोकाक में 25% है। तकरीबन 58,000 से भी ज्यादा मुस्लिम वोट गोकाक हल्के में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ शख्सियत परस्ती की तरह मुसलमान जारकिहोली को ही वोट देना अपना हक समझते। लिहाजा रमेश जारकिहोली अगर भाजपा की तरफ जाता भी है तो मुसलमान वोट बजाय भाजपा मुस्लिम मुखालिफ पार्टी होने के बावजूद भी रमेश जारकिहोली को ही वोट करते हुए पाया जाता है। खैर, नए सर्वे के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल नेट टू नेट, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 95 तो कांग्रेस को 100 सीटों को हासिल कर सकती है, यानी कि बिल्कुल करीब करीब है। जेडीएस 20 सीटें लेकर अपनी उसी जगह पर कायम रहेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्या मजहबी कार्ड ज्यादा असरदार होगा, इस सवाल पर माहिरीन का कहना यह है कि कांग्रेस के लिए जमीन तो साजगार है, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात भाजपा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं।
जो कांग्रेस में जैसे सिद्धरामैया, DK शिवकुमार वगैरह कहा जाता है। KCR एक नई पार्टी भी इस चुनाव में हिस्सा ले सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। साथ में दिगर पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है, MIM भी मैदान में रहेंगे, लेकिन इनका ज्यादा असर रियासती चुनाव में नजर नहीं आएगा। MIM मुसलमानों को रिझाने की कोशिश तो कर सकती है, लेकिन मुसलमान आज भी कांग्रेस के सिवा दूसरी पार्टी की तरफ जाना नहीं चाहते, ये भी सर्वे में महसूस किया गया। भले ही भाजपा का हिंदुत्व कार्ड बार बार खेला गया हो, लेकिन इसका ज्यादा असर कर्नाटक में होते हुए नहीं देखा जा रहा, जबकि कर्नाटक में बहुत ज्यादा मजहबी तशद्दुद की वारदातें हो चुकी है, पर 40% कमीशन का असर माशरे में देखा जा रहा है, ऐसा भी इसमें है। इसके बावजूद भाजपा आखिर में क्या कर सकती है, एक सवालिया निशान है। हाल ही में सिद्धरामैया का जन्मदिन मनाया गया, कांग्रेस कारकुनान में जोश तो नजर आ रहा है, पर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार अख्तलाफात नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा हुकूमत पर हल्ला बोलने से ज्यादा आपसी अख्तलाफात में ज्यादा मसरूफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक ही वाहिद जगह है जहां से दोबारा अपना वजूद कायम कर सकती है। वहीं JDS भी ख्वाब देखने में मसरूफ है। इसे लगता है कि किंग मेकर तो हम ही रहेंगे। मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए CM इब्राहिम को पार्टी जिम्मेदार तो बनाया गया है, पर फिलहाल सियासी चमक CM इब्राहिम की धुंधली बन चुकी है और जाहिर है JDS की तरफ मुस्लिम वोटरों का रुझान बढ़ सकता है, ऐसा नहीं लगता। लिहाजा रियासत में किसकी हुकूमत होगी ये कहना अब भी काफी मुश्किल है। कांग्रेस के लिए आखिरी मौका भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए मौका तो है, पर अंदरूनी इख्तलाफात कांग्रेस को इख्तिदार से दूर जरूर ले जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। यही आज का मुख्तसर जायजा आने वाले चुनाव को लेकर। आज का मौजू कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಳವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಳವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ. ಮೂಲತಃ ಹೆಳವ ಅಂದರೆ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನೇ ಕುಲಕಸುಬಾಗಿ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಊರೂರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ವರ್ಷದ 9 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳು ಸುತ್ತಿ ಆ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಇವರು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತರ 10 ಸಮುದಾಯಗಳು ಇತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಜನಾಂಗ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ